हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है रोजगार समाचार स्पेशल स्पेशल वीडियो। क्यों? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए देखिए 42,451 नई सरकारी भर्ती है। पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं मैं, और इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो 2025 में इससे बड़ी भर्ती तो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बम्पर वैकेंसी है और इसके बारे में पूरा डिटेल आप देखिए। पद कौन से हैं? कांस्टेबल के। और लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। देखिए आमतौर पर तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर अगर कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरते हैं तो लेवल 2 की सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ लेवल 3 यानी ज़्यादा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी ये मिलने वाली है आपको। टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में ना दिल्ली पुलिस ने खुद ही बताया है। देखिए ये खबर है, ये इंडियन एक्सप्रेस की। हालांकि खबर कुछ और है, लेकिन उसमें जो डिटेल दिया गया है ना भर्ती के बारे में, आप देखिए क्या है। Meanwhile, the Delhi police has announced a total of 42,451 vacancies for the constable position for the year 2025। और ये फॉर्म भर जाएंगे, जल्द ही अवेलेबल होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। आमतौर पर एसएससी लेता है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इसमें साफ तौर पे दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 2 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे और नवंबर में एग्जामिनेशन ले लिए जाएंगे। मतलब कि कुछ महीने बचे हैं और इसकी तैयारी के लिए आपको जुट जाना होगा शानदार ढंग से। आगे मैं पूरा सिलेबस और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, हमारी पूरी टीम के जो स्पेशलिस्ट हैं वो सब बताएँगे। लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि तैयारी करने के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जॉइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप गूगल प्ले पर जा सकते हैं और ये सर्च करिएगा शार्प लर्निंग ऐप और ये डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले पर सन्मय प्रकाश भी सर्च कर लेंगे तो ये शार्प लर्निंग ऐप आ जाएगा। और ये लोगो है, लोगो ध्यान रखिएगा। तो इसी पर हम लोगों ने, वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, तो इसी पर हम लोगों ने ये बैच लॉन्च कर दिया है। क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, तो अनुभवी शिक्षक हैं तमाम। ओके, इसके बारे में अगर कुछ और डिटेल बात करेंगे, कोर्स के बारे में, बैच के फीचर के बारे में। 1 अप्रैल से क्लासेस हैं, मंडे टू फ्राइडे। 400 से ज़्यादा क्लासेस होंगे टोटल। पर डे क्लासेस होंगी 4 से 5, प्लस करंट अफेयर्स का 1 क्लास और बढ़ जाएगा। टोटल ड्यूरेशन 4 मंथ में पूरी तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद जो बचेगा ना टाइम, उसमें हम लोग आपके प्रैक्टिस सेशन करवाएँगे। वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट इन सब का एक्सेस आप कर पाएँगे 15 महीने तक। और करंट अफेयर्स का जो एक्सेस है वो आपको एग्ज़ामिनेशन तक मिलेगा, उसके बाद नहीं। रेगुलर टेस्ट भी लिए जाएँगे, 20 पूरे ऑनलाइन टेस्ट कराए जाएँगे, 5 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पैनल पीडीएफ होगा, नोट्स के लिए डाउट सेशन भी किया जाएगा। तो पूरी तैयारी कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। अब बात करते हैं इसके बारे में, इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में। एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट है 18 से 25 साल। हालाँकि कुछ कैटेगरी को एज लिमिट में छूट मिलती है, जो मिलेगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो इसमें माँगी गई है 12th पास यानी 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए। 11th पास भी फॉर्म भर पाएँगे, लेकिन जो लोग दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, उनके जो बच्चे वगैरह हैं वो कर पाएँगे। हालाँकि उनको भी बाद में 12th तो देना ही होगा। अगर एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए 4 स्टेज में होगा। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, यानी आपको जाकर एमसीक्यू के जवाब देने होंगे। दूसरा फिजिकल होगा, फिर तीसरा मेडिकल एग्ज़ामिनेशन और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा। ओके, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? देखिए 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ओके, और फिजिकल जो है ना वो केवल क्वालीफाइंग होगा, आगे मैं बताऊँगा। और देखिए आप यहाँ पर ये पैटर्न है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन्स आएँगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के वो होंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स साफ तौर पे लिखा हुआ है, तो आप करंट अफेयर्स के लिए तो चिंता ना करें। और जनरल नॉलेज के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपके लिए। रीजनिंग होगा, 25 प्रश्न आएंगे, 25 नंबर के। मैथमेटिक्स होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के। और कंप्यूटर होगा 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के। 90 मिनट के एग्जामिनेशन होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी ज़रूर होगी। इसके सिलेबस के बारे में डिटेल बात करते हैं। उससे पहले एक बार फिजिकल के बारे में देख लेते हैं। तो पुरुषों के लिए हाइट होनी चाहिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर, और रेस वगैरह भी लगाना होगा। ये क्वालिफाइंग है, 6 मिनट में 1600 मीटर करना होगा। फिर लॉन्ग जंप है, फिर हाई जंप है। इस तरह से महिलाओं के लिए अगर देखेंगे तो मिनिमम जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। इसके अलावा 1600 मीटर की दौड़ होगी 8 मिनट में, और लॉन्ग जंप और हाई जंप भी देखने को मिलेगा। तो आप सिलेबस के बारे में जान लेते हैं फटाफट। और सबसे पहले
जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में मैं ऐसा करता हूँ, सामने आया तो फिर बताता हूँ आपको। यहाँ साफ लिखा हुआ है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, और साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चंस डिज़ाइन होंगे ना वो इस तरीके से होंगे कि करंट इवेंट जो हैं, इसके अलावा जो भी मतलब इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हो रही हैं वो सब हैं, यानी करंट इवेंट हो गया, सच में एवरी डे के जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें। ओके, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, साइंस, इकॉनमी, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें बस इतना ही बताया गया। अब हम आगे हम बताएंगे आपको कि इसमें करंट अफेयर्स में क्या है, क्या क्या पूछे जाते हैं। ये डिटेल जो है ना वो कैसे तैयार किया है हमने, आयोग ने तो बताया नहीं है या दिल्ली पुलिस ने नहीं बताया अभी, लेकिन पिछले सालों के जो क्वेश्चन के पैटर्न रहे हैं, जिस तरीके से सवाल आते रहे हैं पिछले कई सालों में, तो उसके अनुभव के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अपॉइंटमेंट, यानी इस देश में जो अलग अलग टॉप मोस्ट पोजीशन है वहाँ पर कौन कौन है अलग अलग, और जो महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके चीफ कौन है, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं करंट अफेयर्स में आपको बताता हूँ। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन है, अवार्ड्स जो महत्वपूर्ण दिए जा रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड आजकल काफ़ी प्रश्न आते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, यूनाइटेड नेशन है, अदर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में बेसिक बातें पूछी जाती हैं इसमें। ओके, इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं आजकल के एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्न आजकल काफ़ी कुछ हो रहे हैं, जैसे कि अभी जो गर्मी बहुत पड़ने वाली है इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो गर्म वर्ष कौन सा रहा है, जैसे अभी तक क्या है 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा है, अब आगे पता चलेगा 2025 भी सबसे गर्म वर्ष होने वाला है। तो इस तरह के जो अपडेट्स हैं दुनिया भर में स्पेस को लेकर क्या आ रहा है, जैसे अभी जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री वो आई 9 महीने बाद, सुनीता विलियम्स। तो इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल समझ के रखना है आपको। ओके, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स क्या चल रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो महत्वपूर्ण है, जैसे G20 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था भारत में, इस तरह के जो बड़े आयोजन है वो सब जो भारत सरकार आयोजित कर रही है वो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स ये महत्वपूर्ण है, इससे तो 2 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आपको। स्पोर्ट्स एंड प्लेयर, अब ये कैसे आपको याद रहेगा, स्पोर्ट्स एंड प्लेयर यही पूछे जाते हैं सिर्फ इसमें जिसमें कि अभी हाल में जो भी गेम्स हुए हैं, ठीक है, जैसे पिछले साल क्या हुआ था, गेम्स हुआ था, सबसे बड़ा जो गेम्स था ओलंपिक गेम्स था, ठीक है, उसमें और पैरालंपिक गेम, उसमें जिन खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं सवाल वहीं से आते हैं। ओके, कुछ बच्चों ने हमें पूछा कि स्पोर्ट्स प्लेयर का सर लिस्ट दे दीजिएगा, ऐसे लिस्ट से नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, अब कितनों को याद रखें, लेकिन आपको क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि किन लोगों ने पदक जीते थे और उसी से सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो अपडेटेड हो रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका ये स्पेस वगैरह भी चलाता है, जुड़ जाता है, जो भारत सरकार कर रही है, मौसम को लेकर जो क्या कर रही है, ओके, भारत का जो अपना नेविगेशन सिस्टम है उसको लेकर क्या अपडेट हो रहा है, ये इंडेक्स हो गया, इन सूचकांक हो गया, अलग अलग देश और दुनिया के सूचकांक है, जैसे सूचकांक की अगर भारत की ही बात करेंगे सूचकांक की तो उसमें सबसे जो स्वच्छ शहर कौन सा है, इस तरह के सवाल जो है ना वो आपको पूछे जाएंगे। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ये कुछ सत्येंद्र सर आपको बताएंगे। बुक राइटर जो लेटेस्ट अभी हैं और जो पुराने भी, ठीक, वो पूछे जाएंगे। क्लासिकल डांस एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, तो ये सारी चीज़ें जो करंट अफेयर्स में ही होती हैं और काफ़ी कुछ है, ठीक है। तो मतलब 50 प्रश्नों में से ना तकरीबन 20 से ज़्यादा प्रश्न, 20 से 22 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी आ सकते हैं। पिछले वक्त से हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स का पैटर्न लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में क्या है, ये वाला जो सेक्शन है वो मैं खुद पढ़ाऊंगा और आपके बैच में करंट अफेयर्स का पूरा कंटेंट दिया जाएगा, डेली क्लासेस होंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। अब आगे जो बात होगी ना वो जीएस का, वो बताएंगे सत्येंद्र सर, जीएस के जो तमाम अदर सब्जेक्ट हैं उसके बारे में। तो जो है जैसा कि सन्मय सर ने आपको बताया कि करंट अफेयर्स का जो है क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से एग्जाम में जो है वो प्रश्न आते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के अलावा अगर हम बात करें तो जो आपके बेसिक जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, वहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सेगमेंट जो है वो आपका है पॉलिटी का। इस पॉलिटी के सेगमेंट के अंतर्गत अगर हम देखें तो जहाँ से हमारा संविधान स्टार्ट होता है, प्रीएम्बल प्रस्तावना, वहाँ से प्रश्न आपके जो है वो बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको हम बोलते हैं आपके संविधान सभा, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो
संविधान है वो किन किन देशों के प्रावधानों से जो है वो लेकर बनाया गया है, इसके अलावा आपके शेड्यूल्स हैं, इसके अलावा जो आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसके अलावा आपके जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, इसके अलावा जो है वो आपके DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, नीति आयोग है, या ये कहें कि जो भी आपकी संस्थाएं जो भारत सरकार की संस्थाएं हों, चाहे वो संवैधानिक हों या गैर संवैधानिक संस्थाएं हों, उन सभी संस्थाओं से जो है वो प्रश्न यहाँ से आते हैं। फिर हम बात करते हैं आपका इकोनॉमिक्स का। अच्छा, इकोनॉमिक्स का जो पार्ट रहता है वो बहुत ही कम रहता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, जो चीज़ें हैं जैसे इंडियन इकोनॉमी, वर्तमान समय में हमारा जो देश है वो किस तरीके से संचालित हो रहा है, GDP क्या है, GNP क्या है, आपका NNP क्या है, NDP क्या है, जो भी टर्मिनोलॉजी जो भारत सरकार प्रेजेंट टाइम में यूज़ करती है उन्हीं टर्मिनोलॉजी से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में बनाता है। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या है जो है, इसके अलावा भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में जो है वो यहाँ से पूछता है। इसके अलावा इंडस्ट्री, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर है, वहाँ से प्रश्न जो है वो उठाता है। इसके अलावा हमारा जो व्यापार है, व्यापार में अगर आप देखें इंटरनल ट्रेड भी होता है, एक्सटर्नल ट्रेड भी होता है, तो दोनों प्रकार का जो है वो पूछता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिसको हम भुगतान संतुलन बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही तो देखते हैं हमारा किस देश के साथ कितना व्यापार चल रहा है, वही तो आपका BOP का पार्ट होता है कि नहीं। इसके अलावा बजट वाला सेक्शन भी इसमें पूछता है। हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत तीनों ही जो है वो आपका पूछता है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो टॉपिक है आपका सिंधु सभ्यता, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल पे जाके एंशिएंट इंडिया समाप्त हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ अगर आप देखें तो सल्तनत काल, ये मध्यकाल स्टार्ट हो गया, आपका मुगल काल है, भक्ति आंदोलन है, मराठा हैं, अंग्रेजों की राज्यों पर जो है विजय है, यहाँ से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाता है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती इत्यादि की हम बात करेंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें उदारवादी, उग्रवादी और गांधीयन युग को पढ़ेंगे, गांधी से संबंधित जो भी आंदोलन है उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का सेक्शन रहता है। फिर जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी के अंतर्गत आपका ब्रह्मांड, सौरमंडल वगैरह, ठीक है, पृथ्वी की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, नदियां हैं, झरने हैं, दर्रे हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, जल संधियां हैं, भौगोलिक उपनाम हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, ऐसे पूछ लिया गया। मान लो ऐसे पूछ लिया गया कि दक्षिण भारत का कोई, जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं। तो भौगोलिक जो उपनाम होते हैं, मतलब एक तरीके से ये निक नेम मान लो, दूसरा नाम मान लो, वहाँ से प्रश्न जो है वो आपकी डायरेक्ट उठाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जैसे अगर हम बात करें मैकमोहन रेखा, जैसे हमने कहा रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, जैसे हमने कहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसे हमने कहा लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, डिफरेंट डूरंड रेखा, तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो रेखाएं होती हैं वो भी आपकी पूछता है। इसके अलावा कौन सा स्टेट कितने स्टेट से टच हो रहा है, ऐसे ही पूछ सकता है। फिर हम बात करते हैं आपका जो क्लाइमेट है, वहाँ से क्लाइमेट में जो प्रश्न आपके पूछेगा वो भारतीय क्लाइमेट से पूछेगा, वर्ल्ड क्लाइमेट से बहुत प्रश्न नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके पैटर्न पे प्रश्न कहाँ से आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। अब भारतीय भूगोल लिख दिया है, ये एक टॉपिक नहीं है, पूरा सब्जेक्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों की बात हो रही है, फिजिकल ज्योग्राफी भी इसमें आती है। फिर आपका बायोलॉजी, पूरी तरीके से ये साइंस का जो सेगमेंट है इस पर तो बहुत ही फोकस किया जा रहा है आजकल, साइंस बहुत पूछ रहा है, क्योंकि आयोग भी चाहता है कि जो हमारे पास जो एस्पिरेंट आए, जिसको हम सेलेक्ट करें उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा तो वो व्यक्ति लॉजिकल होगा, क्रिएटिव होगा, विभाग में नई नई चीज़ें करेगा। तो आपका कोशिका विज्ञान जिसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं, आपका जेनेटिक्स है, इसके अलावा जो है वो क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा फोकस तो यहाँ होता है, पता है किस पे, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज़। क्योंकि अगर आप समाज में रहकर कार्य करेंगे, आपको पता ही नहीं है कौन सी बीमारी किस चीज़ की वजह से हो रही है, तो योजना को गलत लागू कर देंगे सरकार की। विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, मानव शरीर के तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ये सारे के सारे, प्रोटीन, विटामिन, पादप वर्गीकरण, रक्त, ब्लड के बारे में, ठीक है, आनुवांशिकता, जीव विकास, हार्मोन, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें इत्यादि और लिख देता है लास्ट में। इसका मतलब सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। फिर आपका फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स में बहुत जो है सीमित टॉपिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसे मात्रक,
आविष्कार एवं खोज, कौन सा एलिमेंट किसने खोजा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, पृष्ठ तनाव, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, विद्युत धारा, चुंबकत्व, कार्य ऊर्जा, शक्ति, आवृत्ति, ऊर्जा, बल, गति के नियम। इसके अलावा पेंडुलम या जिसको हम लोलक बोलते हैं, ऊष्मा, ये टॉपिक पूछेगा। केमिस्ट्री में अम्ल क्षार पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तत्व, यौगिक, आवर्त सारणी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जो आपकी केमिकल जो रिएक्शन होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके बारे में, बॉन्ड वगैरह उनके बारे में, धातुएं, अधातुएं, ठीक है, उपधातुएं, अयस्क, ईंधन, फ्यूल से तो पूछता ही यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। परमाणु संरचना, कोयला, पेट्रोलियम, कार्बन, पदार्थ की संरचना, आणविक सूत्र, ठीक है। हमारे जीवन में रसायन शास्त्र जो है वो आपका पूछता है। ये है मैथ का सिलेबस जो इन लोगों ने बताया हुआ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। इसको अच्छे से अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी उन्होंने क्या नहीं दिया है, क्या प्रीवियस ईयर में पहले नहीं दिया था, क्या पूछा है, उसके समक्ष लेके चीज़ों को आप डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। जी बिल्कुल। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं। टॉपिक्स अगर मैथ की देखें तो जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, आप जानते हैं संख्या पद्धति होता है। नंबर सिस्टम से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। अब नंबर सिस्टम में डेसिमल होता है, दशमलव, तो चाहे इससे आ जाए या फ्रैक्शन से आ जाए, बात एक ही है। एलसीएम एचसीएफ लासामासा होता है, इससे बच्चा एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आ जाता है, स्पेशली मेंशन किया हुआ है उन्होंने। अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है परसेंटेज, इंपॉर्टेंट है, हमेशा से आया हुआ है, एक क्वेश्चन आएगा। मेंसुरेशन 2D 3D, मेंसुरेशन की अगर हम बात करेंगे 2D 3D दोनों ही आता है, पूछा जाता है। मेंसुरेशन 2D से एक क्वेश्चन आएगा या 3D से आएगा, ये लिखा हुआ है देखो मेंसुरेशन, ठीक। आगे आते हैं टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य या पाइप एंड सिस्टम में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन वर्क एंड टाइम लिखा है। टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी, स्पीड, ट्रेन, बोट एंड स्टीम में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा, लिखा है टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मेरे प्यारे बच्चों। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर में है तो ज़्यादा नहीं, लेकिन सिलेबस सारा होता है, पढ़ना आपको पूरे उत्साह के साथ है, क्योंकि बच्चे आपको एक सीट आपको अपनी कंफर्म करनी है उसमें, है ना। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, लाभ हानि भी आप जानते हैं कि लाभ हानि हो या डिस्काउंट हो, दोनों में से कोई पूछेगा एक। एलिमेंट्री एलजेब्रा, बेसिक बीज गणित, एलिमेंट्री का मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आइडेंटिटी बेस, उसको पूछेगा। इसके बाद मैं बात करूं ज्योमेट्री, ज्यामिति, है ना। तो ज्यामिति से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एलजेब्रा से तो एडवांस मैथ अच्छी खासी आती है, ये लिखा हुआ है। फिर एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब बच्चा जैसे मीन, मीडियन, मोड, बहुलक, ये सारी चीज़ें रहेंगी बहुत अच्छे से, और एटसेट्रा लिख दिया है। इसके बावजूद भी, क्योंकि अभी अगर आप हमारे साथ इस बैच से जुड़ जाते हैं, जिससे क्या है कि विद इन टाइम रहते हुए आप पूरा मैथ जो इन लोगों ने सिलेबस में दिया है वो तो कंप्लीट करेंगे, बाकी अदर टीचर भी आप पे पूरा ध्यान रख पाएंगे। और इसका प्राइस अभी सिर्फ ऑफर में है 199। याद रखें, क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी 1 अप्रैल से, तो बिल्कुल भी चूकना नहीं है, इंतजार नहीं करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है तो एकदम ऑथेंटिक है, तो एकदम जुड़ जाएं बच्चों, अच्छे से इसको देख लें, और बड़ी वैकेंसी है और इसका पूरा लाभ उठाएं। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रीजनिंग गुरु अमित पाठक सर आपके अपने सबसे प्यारे पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोगों ने अनाउंस होने वाली है, आप लोगों ने सुना भी होगा बेटा, दिल्ली पुलिस की हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ ये समझने वाले हैं कि हाउ टू क्वालिफाई रीजनिंग इन दिस एग्ज़ाम। हम एक चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से समझेंगे, कैसे हम लोगों को आगे लेके जाना है, क्योंकि बेटा दिल्ली पुलिस के अंदर रीजनिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इस चीज़ को हम बहुत शानदार तरीके से समझेंगे कि एक्चुअली सर रीजनिंग है क्या, हम रीजनिंग सर से क्यों पढ़ें, रीजनिंग का पर्पज़ क्या है, और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, चीज़ें हमसे कैसे पूछी जाती हैं, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए एक स्लाइड पूरी लेके आया हूँ, जो चीज़ आपको हेल्प करेगी आपको बेटा सिलेबस समझने में। अगर बेटा मैं प्रॉपर आप लोगों से बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग की एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो है बेटा हाउ टू जज इट। आप किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी जज कर पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो या सॉल्व कर पा रहे हो, ये सारा जो क्राइटेरिया होता है बेटा वो किस चीज़ का होता है, वो होता है आपका रीजनिंग का। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वैकेंसी कमिंग सून है, यू नो दैट, सबको पता है अच्छी तरीके से, और हमें उसको क्वालिफाई कैसे करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे हम लोगों को अच्छे
सारे स्कोर करने हैं एग्जाम के अंदर, सारे सब्जेक्ट्स के हम लोगों ने। उसी कड़ी में हम लोग आज जो बेटा डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो हम लोग बात कर रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में बटी हुई है। एक होती है बेटा वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, और एक होती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग का बेटा कोई भी ऐसा टॉपिक जिसे मुझे सॉल्व करने के लिए पेन की आवश्यकता पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, सारी चीज़ें अभी बिल्कुल डिटेल में जाके हम समझेंगे। सेकंड आता है बेटा हमारा नॉन वर्बल। आपने देखा होगा पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये जितने भी ओवरऑल जो क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, जिन क्वेश्चनों को हम लोग बोलते हैं डायग्राम बेस्ड, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्या होते हैं बेटा आपके नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है, रीजनिंग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसे हम लोग रीड करके यानी पढ़ के हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ये हमारी क्या होती है, लॉजिकल एक रीजनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणाएं, कथन अवधारणा, ये सारी चीज़ क्या है आपकी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होते हैं। अब देखिएगा शानदार तरीके से चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से आगे लेके जाते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें रीजनिंग का, तो आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं बेटा, 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये सारे टॉपिक वाइज हम लोग क्लास में बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे, A to Z चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक बार ये रीजनिंग की क्लास ले ली ना, तो शायद ही आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, रिवीजन तो आप कहीं से भी करिए, पर मेरे पास आकर आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए उस कड़ी में हम लोग थोड़ा समझते हैं बेटा। यहाँ बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजीज की हम लोग बात करें सबसे पहले, तो चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि एक्चुअली होती क्या है। देखिए आपने देखा होगा एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ बनना स्टार्ट हो जाता है। एनालॉजी आपको पता होगा कि बेटा एक्चुअली होती क्या है। तो ये बहुत सिंपल सा एक वर्ड है। यहाँ आपको क्या करेगा, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 1 से 2 मार्क्स की आपको दिखना शुरू हो जाएगी। बहुत सिंपल है, एग्जाम के 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज। देखिए हमारी रीजनिंग की जो शुरुआत हुई, कैसे हम लोग एबीसीडी को काउंट करें, कैसे हम क्वेश्चन के पास पहुँचें, और अप्रोच हम लोगों की जो क्लास की रहेगी बहुत इफेक्टिव फुल रहने वाली है ये अप्रोच। ठीक है, यहाँ ABCD बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बेटा यहाँ होते हैं, आपने देखा भी होगा अल्फ़ाबेट वाले A से लेकर Z तक हम लोग बात करते हैं। नंबरिंग की हम लोग बात करते हैं, अपोजिट्स की बात करते हैं, और इसकी जो बेस सारी चीज़ होती है हम लोग उसके डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट लगा बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर मैं आपसे एक शब्द कह दूं बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग, हमारी रीजनिंग की क्या होती है, एक पावर होती है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन घुमा फिरा के दिखना स्टार्ट होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में सेम वर्क करती है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज की तरह वर्क करती है। A से लेकर Z तक नंबर दिखाई देते हैं, अपोजिट लेटर दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। बात करें, यहाँ मैथमेटिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको रीजनिंग के आधार पर सॉल्व करने होते हैं। क्लियर हुई बात, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगला टॉपिक आप लोग देखिएगा, यहाँ डिफरेंसेस, यानी ये टॉपिक भी आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पूछा ही जाता है। रिलेशनशिप आपको पता ही है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं बेटा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लड रिलेशन, अब आपके ये जो रिश्तेदार हैं ना, वही आपको मार्क्स दिलवाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा एनालिटिकल रीजनिंग। अभी मैंने आपको पूरा समझाया। यहाँ जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणाएं, कथन अवधारणाएं, कथन तर्क, जितने भी आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। फिर आपका देखिएगा रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट साइलोजिज्म, जिसको हम लोग स्लॉग भी बोलते हैं शॉर्ट में, आपसे ये कह देगा ये टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जम्बलिंग आप लोग समझते हैं, क्लियर, 1-2 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। जम्बलिंग का मीन्स होता है कि क्वेश्चन को क्या करेगा, आगे पीछे अरेंज करने वाले क्वेश्चन पे बेस्ड यहाँ होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा वेन डायग्राम। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। यानी ओवरऑल मैं आपसे बात करूँ, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, और यहीं से ओवरऑल पूरा पेपर बनता है। पजल आप लोग जानते हैं पजल क्या होती है, यू नो दैट। पजल के बारे में हम प्रॉपर बात करें, एक्चुअली पजल होती क्या है, एक आपको सिनोरा दे दिया जाएगा, उस सिनोरा में क्या होगा, कुछ आपको क्लू दे रखेंगे, उस क्लू के आधार पर आपको कुछ आंसर फाइंड आउट करने हैं, वो आपकी क्या होती है बेटा, पजल होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अगले ही देखते हैं, नेक्स्ट आपका आ गया DS, यानी बेटा डेटा सफिशिएंसी। अगर हम इसकी बात करें, हमारी ये जो पूरी रीजनिंग होती है ना, जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो अब ये टॉपिक हमारे सामने आता है डेटा सफिशिएंसी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप एक बार मेरे से रीजनिंग पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं जाने वाला है इस क्लास से। चलिए बहुत शानदार तरीके से आगे चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आप बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली होता क्या है। स्टेटमेंट का मीन्स होता है बेटा कथन, कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष। किसी कथन के आधार पर जब हम किसी के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये हमारा टॉपिक होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलिए फिर बात करते हैं बेटा कोज ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब हो गया भाई सीधी सी बात है, जब आप पुलिस में जाने वाले हो तो आपको एक्शन का ही काम करना है मेरे भाई। क्या करना है बेटा? एक्शन का ही काम करना है। एक्शन का इन द सेंस होता है कि ये टॉपिक आपको ये सिखाएगा कि हाउ टू ब्रेन अपडेट, आप अपना ब्रेन कैसे अपडेट कर सकते हो एक्शन के थ्रू। यानी पूरी रीजनिंग आपको यहीं से स्टार्ट होगी आपकी ब्रेनिंग की अपडेट करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिसीजन मेकिंग। अगर हम इसकी बात करें, निर्णय लेने की क्षमता किस में होती है? निर्णय लेने की क्षमता किस में होती है? जो व्यक्ति मेच्योर हो जाता है या चीज़ों को समझ पाता है या अंडरस्टूड होता है, तो तभी तो हम बोलते हैं कि यार कुछ अच्छे से डिसीजन ले लो। लेकिन रीजनिंग के अंदर ये और डिटेल से समझेंगे कि सर डिसीजन मेकिंग एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा इस कड़ी के अंदर क्लॉक। क्लॉक हम लोग सब जानते हैं घड़ी। घड़ी के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और फिर लिखा हुआ ईटीसी। अगर आप ईटीसी में देखिए जो टॉपिक है आपके, जैसे कैलेंडर हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज हो गया, उनको भी बहुत बारीकी से चीज़ों को समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मेरी क्लास पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो बच जाएगा। क्लियर हुई बात? समझ में आया अच्छी तरीके से? चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कि ये पूरा ओवरऑल है क्या। 25 मार्क्स की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर। तो ये जो पूरी रीजनिंग है ना बेटा, ये आपकी पूरी रीजनिंग 25 क्वेश्चन पे डिपेंड है। लेकिन मेरा मानना ये कि ये 25 में से अगर ये क्लास अगर आप स्टार्ट कर देंगे लेना, तो 25 में से 25 नंबर वाली ये क्लास रहेगी। इसी के साथ मैं आपको सबको गुड विशेस देता हूँ। ऑल द बेस्ट। तो अब इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो ठीक बात नहीं होगी। तैयारी कर सकते हैं आप शानदार ढंग से, और ये पूरी टीम हमारी लगी हुई है। और ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उससे पहले आप इसका फ़ायदा उठा लेना आप, ठीक है। क्लासेस शुरू हो रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप। शार्प लर्निंग ऐप पर गूगल प्ले पर सर्च करिए आप। ओके, बाय।